जो परमाणु ऊर्जा है उससे कितने परसेंटेज इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। तो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से टोटल यहाँ पर 1.81% वर्तमान डाटा जो 30 नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग 1.81% जो विद्युत का उत्पादन होता है वो भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से है। मेगावाट की बात करूं 6780 मेगावाट है। भारत में कुल कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित होती है वर्तमान में 3,74,199 मेगावाट, इसमें से 6780 मेगावाट है ये न्यूक्लियर एनर्जी से, जो कि इसका टोटल 1.81% है। सबसे अधिक आपको पूछ लें इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कौन से सोर्स से होता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, वो थर्मल एनर्जी है 61.82, थर्मल में भी कोल एनर्जी से, कोल से सबसे अधिक 53.34% इलेक्ट्रिसिटी, फिर लिग्नाइट से 1.67, गैस से 6.67 है, डीजल से 0.14 ये थर्मल से, और फिर हाइड्रो का भी पूछा हुआ एग्जाम में तो 12.21% है, और रिन्यूएबल है ये 24.16%। अगला सवाल लिखिएगा मध्य प्रदेश में कौन सा किला नहीं है, कौन सा फोर्ट मध्य प्रदेश में नहीं है। ये असीरगढ़ फोर्ट ऑप्शन था, एक बांधवगढ़ फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट है और जिंजी फोर्ट है। इसमें से जिंजी फोर्ट है जो सेंजी फोर्ट भी कहा जाता है, ये दोस्तों तमिलनाडु में है न कि मध्य प्रदेश में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। असीरगढ़ मध्य प्रदेश में, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में। अगला सवाल लिखिएगा संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से पाबुक यानी पाबुक चक्रवात कहां से उद्गम हुआ है। तो पाबुक की उत्पत्ति है वो 28 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर 2018 को दक्षिण चीन सागर जो थाईलैंड की खाड़ी है वहां से एक उष्णकटिबंधीय ये चक्रवात है, तो दक्षिण चीन सागर थाईलैंड की खाड़ी से इसका ये वहां से उठा था सर्वप्रथम, और पाबुक ने 4 जनवरी 2019 को थाईलैंड में लैंडफॉल बनाया, जिसके तुरंत बाद ये उत्तर हिंद महासागर के बेसिन में बंगाल की खाड़ी में भी उभर आया था। अगला सवाल देखिएगा, बाकी यहाँ पर एक इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊं, पाबुक का मतलब क्या, जैसे किसी पहले एनटीपीसी पूछा था फेनी का क्या मतलब है चक्रवात में, तो पाबुक का मतलब आपको पूछ लें तो ये लाओस ने ये शब्द दिया है, इसका मतलब है बिग फ्रेश वाटर फिश। नेक्स्ट देखिएगा भारत और नेपाल के बीच दो कौन से स्थान है जहां पर क्षेत्रीय विवाद है, यानी पूछा भारत और नेपाल के मध्य जो अल्फाल्फा क्या है। तो अल्फाल्फा ये एक प्रकार का मटर परिवार का जो फबासी मटर परिवार है उनका फूल देने वाला एक पौधा हो जाएगा, तो लेग्यूम फैमिली का एक फूल देने वाला फ्लोरिंग प्लांट है, इसका अन्य नाम ल्यूसिन भी है। देखिएगा अगला सवाल, विच टू कंट्रीज हैव ऑफिशियली क्विट यूनेस्को इन 2019। 2019 में किन दो देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इजराइल दोनों ही यूनेस्को के अलग हो चुके हैं 2019 से। कौन सा मानव यूथ गेम्स में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीते। तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अधिक मेडल महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र ने टोटल 256 मेडल जीते, जिसमें 78 गोल्ड, 77 सिल्वर, 101 ब्रॉन्ज मेडल है। सेकंड हरियाणा के 200 मेडल है। थर्ड दिल्ली का स्थान 122 मेडल के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी असम में हुआ है 10 से 22 जनवरी 2020 को, जहां पर प्रथम महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली रही है। और इससे पहले 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के तो गुवाहाटी में, 19 में पुणे में, 18 के जो प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो दिल्ली में हुए थे। और बात करूं यहाँ पर मैं खेलो इंडिया विंटर गेम की, तो खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण 2020 में हुआ, जहां पर फर्स्ट रैंक रही है जम्मू कश्मीर की, सेकंड रही है इंडियन आर्मी की, थर्ड रही है उत्तराखंड की। ये विंटर गेम है जो कि लेह और गुलमर्ग में हुआ था, तो लेह गुलमर्ग में आयोजित ये खेलो इंडिया विंटर गेम का प्रथम संस्करण 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 में लद्दाख और गुलमर्ग में होने वाला है। अगला सवाल लिखिएगा 2020 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट विजेता कौन रहा है। तो 2020 होते हैं तो एक केवी में 1024 बाइट्स हो जाएंगे। वुमेन्स बेलोन डियोर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है। तो वुमेन बेलोन डियोर अवार्ड 2019 मिला है मेगन रेपनियो को मिला है, इनका क्लब का नाम है ओएल राइन हो जाएगा। सेकंड किसे मिला, ये फर्स्ट अवार्ड इन्हें मिला है वुमेन बेलोन डियोर अवार्ड 2019 में मेगन रेपनियो को। सेकंड मिला है इंग्लैंड से ल्यूसी ब्रंज को। अगला सवाल देखिएगा दिसंबर 2020 तक पहला आनुवंशिक बैंक कहां पर स्थापित किया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का प्रथम आनुवंशिक बैंक है, ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है, जो है राष्ट्रीय वन्य जीव आनुवंशिक संसाधन बैंक हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट वन जीएसटी के संविधान जाता है तो मर्द जाएगा। और जो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है उसे फेस्टिवल ऑफ त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाता है। तो मृदा अपरदन के नियंत्रण के लिए रेगिस्तान में पेड़ों को पंक्ति नुमा लगाया जाता है, पेड़ों को पंक्तियों में लगाना, जो कि शेल्थर बेल्ट्स कहलाता है। तो ये ऑप्शन होगा तो आपको करेक्ट करना था, शेल्थर बेल्ट्स है, यही रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कम करने का, नियंत्रण करने का उपचार है। अगला सवाल देखिएगा किसके द्वारा रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो रियो डी जेनेरियो को 2020 में वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो यूनेस्को है उनके द्वारा रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी है वो घोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में वास्तुकला स्मारकों को संरक्षित करना। अगला सवाल देखिएगा इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर पुस्तक के ऑथर कौन है। तो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर जो पुस्तक है उनके ऑथर है चरण सिंह। कौन है, चरण सिंह। नेक्स्ट वन इस्पात त्योहार जो नृत्य है वो कहां पर, पहला सवाल पर देखिएगा अकबर ने इबादत खाना यानी जो आराधना घर है उसका निर्माण कब करवाया था। तो अकबर के द्वारा जो इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था वो 1575 में। कब, 1575 में कहां पर, फतेहपुर सीकरी में इसका निर्माण कराया गया था, आराधना घर या इबादत खाना का। बीज के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है या विकास होता है। तो बीज का यहाँ पर इस टाइप से ऑप्शन दिए गए थे, ये हो जाएगा मूलांकुर भाग है, यहाँ से जड़ का विकास होता है। मूलांकुर है ये भाग बीज के भ्रूण के टाइजिलेम भाग में होता है, तो मूलांकुर है ये टाइजिलेम पार्ट है जो भ्रूण का रहता है, बीज के भ्रूण का पार्ट टाइजिलेम, और उसी में होता है मूलांकुर जहां से जड़ का विकास होता है, तो मूलांकुर करेक्ट हो जाएगा। टाइजिलेम में जो एक अन्य ऑप्शन जैसे कि आप प्रांकुर देख सकते हो ये भी टाइजिलेम में होता है, तो टाइजिलेम में प्रांकुर होता है जो कि प्रहो की प्रथम अग्रस्त कलिका कही जाती है, जो कलिका होती है जो आगे चलकर प्रहो का निर्माण करती है। एक ऑप्शन आपकी बीज पत्रों परिक भी था, तो बीज पत्रों परिक ये प्रांकुर और अक्ष के मध्य में होता है, और सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो बीज पत्राधार कहलाता है। अगला सवाल देखिएगा पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव को किस कैसा डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, डिजिटल टैबलेट, ओसीआर, ये सभी कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइसेज हैं। वीडियो पूरा देखिए आपका बहुत आउटपुट डिवाइसेज हैं। किस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ें पानी में होती हैं। तो मैंग्रोव पेड़ पौधे हैं, मैंग्रोव वन है जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसकी जड़ें पानी में होती हैं। मैग्मा पृथ्वी की किस परत में पाया जाता है। तो मैग्मा मेंटल में पाया जाता है, जो बीच वाली परत है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, ये भूपर पट्टी है, क्रस्ट सबसे ऊपर है, मध्यवर्ती है वो मेंटल हो जाएगी जो कि अत्यधिक गाढ़ी होती है, और सबसे आंतरिक परत है वो कोर है, कोर भी आउटर कोर है, इनर कोर है, आउटर कोर है वो लिक्विड है, इनर कोर है वो ठोस अवस्था में है। कोर के अंदर निफ्फे, निकल और लोहा फेरस की प्रधानता होती है, अन्य नाम निफ्फे हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछे गए हैं शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लॉन्च हुई थी। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसका उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना
करना। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में प्रधानमंत्री ये शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में। भारत का प्रथम उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट का पूछा है। डेढ़ सही ऑप्शन इस प्रकार एग्जैक्ट ऑप्शन थी 19 अप्रैल 1975 को, ये करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट को सोवियत संघ के द्वारा C1 इंटरकॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये भारत का प्रथम उपग्रह है। सेकंड भास्कर है जो कि 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया था। अंतिम है तो भारत की जो नेवल एविएशन म्यूजियम है वो गोवा के वास्को डी गामा में है, 12 अक्टूबर 1998 को स्थापित किया गया था। विच प्लांट इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड है? कौन सा पेड़ पौधा है जिसे ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो बंबू को हो जाएगा। बांस को बोला जाता है ग्रीन गोल्ड है। बाकी चाय टी को भी ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ऑप्शन में बांस दे रखा था। गुजरात में कौन सा एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है? तो गुजरात में है काकरापार है जो तापी रिवर पर है। और बाकी अन्य जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एटॉमिक एविएशन म्यूजियम किस राज्य में है? तो भारतीय जो नेवल एविएशन म्यूजियम है वो गोवा के वास्को डी गामा में है, 12 अक्टूबर 1998 को स्थापित किया गया था। विच प्लांट इज कॉल्ड ग्रीन गोल्ड है? कौन सा पेड़ योजना किससे संबंधित है? इनका उद्देश्य आपको पूछा था प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। तो उद्देश्य है कृषि का आधुनिकीकरण करना, कृषि बर्बादी को कम करना और कृषि न्यूनतापूर्ण करना है, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। योजना का कार्यान्वयन है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री जो मठ है नामद्रोलिंग, इससे पहले भी एग्जाम आता रहता है सवाल। नामद्रोलिंग जो मठ किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक के मैसूर जिले की बेलकुप्पे में स्थित है। तो राज्य कर्नाटक में है। ये बौद्ध सांप्रदायिक शिक्षा केंद्र है नामद्रोलिंग मोनेस्ट्री। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व 2016 का जो रियो ओलंपिक है उसमें बैडमिंटन में महिला एकल में वुमेन सिंगल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? जिन्होंने पीवी सिंधु को हराया था और पीवी सिंधु ने सिल्वर जीता था। गोल्ड है ये कैरोलिना मैरी ने जीता। ये स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी है और सिल्वर जीता है पीवी सिंधु ने जो कि भारतीय है। 2016 के जो समर रियो ओलंपिक हुए हैं इसमें बैडमिंटन में मेन सिंगल्स का गोल्ड मेडल है वो चेन लॉन्ग ने जीता, वो चाइना से है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना गया है उदारीकरण से रिलेटेड एक और ये सवाल है। यहाँ पर ये देखिएगा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम है LERMS, ये भारत में कब शुरू किया गया था? तो ये मार्च 1992 में शुरू किया गया था। इससे रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है LERMS से किनकी अध्यक्षता में जो एक समिति का गठन किया गया था, उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर इसको स्थापित किया गया था LERMS को। तो डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में। अगला सवाल देखिएगा MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो MS स्वामीनाथन है ये अनुवांशिक विज्ञानी है, जेनेटिक साइंटिस्ट है भारतीय। और MS स्वामीनाथन को आपको पता होगा भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनको 1989 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। ताप्ती या जो ताप्ती क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन है? तो क्रिस गेल है, एकमात्र बल्लेबाज फर्स्ट बैट्समैन है जो कि 500 छक्के लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 मार्च 2019 को ये रिकॉर्ड। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? विनस हो जाएगा। शुक्र ग्रह है। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है लोकमान्य तिलक के द्वारा। हैदर अली कहां का सुल्तान था, शासक था? तो मैसूर साम्राज्य मैसूर का हो जाएगा। हैदर अली का शासनकाल रहा है 1761 से 1782 तक रहा है। इनके उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हो जाएंगे। हैदर अली की बात करें तो प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1967-69 में। उसमें हैदर अली ने जनरल जोसेफ स्मिथ के सामने थे हैदर अली और अंग्रेजों की हार हुई थी और इसी युद्ध के बाद 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। अगला सवाल देखिएगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 सेटलमेंट BIS का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसकी लोकेशन पूछी है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की। तो ये बेसल स्विट्जरलैंड में है जो कि 1930 में स्थापित हुई थी BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। इनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है हांगकांग और मैक्सिको सिटी में। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है पद्मावत के लेखक है। 1540 में लिखी गई है पद्मावत। धौलावीरा से क्या मिले? धौलावीरा गुजरात में है। तो अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य हरपन शिलालेख और प्राचीनतम स्टेडियम NTPC में पूछा सवाल है प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से मिले? तो ये भी धौलावीरा से। कांस्य मूर्ति है नर्तकी की जो मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो एक तो पूछा जाता है किस धातु की है? तो ये कांस्य मूर्ति है। और ये कहां पर है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है कांस्य जो नर्तकी की मूर्ति है। स्नानगार और बुना कपास के टुकड़े घोड़े के दांत ये सभी मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिले हैं। आपको पूछ ले जोते हुए खेत लकड़ी के कुंड के साक्ष्य 7 आग वेदियों ऊंट की हड्डियां और अंत्येष्टि के जो प्रमाण मिले वो कालीबंगा राजस्थान से है। जो तेल सरसों चावल की खेती के साक्ष्य बनावली ये हरियाणा की पुरातात्विक स्थल है। बाट माप तोल पैमाना एग्जाम में पूछा जाता है लोथल से मिला है। हाथीदांत पैमाना हवन कुंड लोथल गुजरात से। और कालीबंगा से प्रथम भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य भी तराजू के 2 कलरे के साक्ष्य हैं सुर कोटड़ा से मिले हैं। सुर कोटड़ा जो कच्छ गुजरात में स्थित एक ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इसरो ने 15 फरवरी 2017 को प्रक्षेपण यान का नाम दे रखा था PSLV C-37 द्वारा कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसरो ने 2017 में टोटल 104 सैटेलाइट लॉन्च करके ये सभी सैटेलाइट PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C-37 के द्वारा लॉन्च किए गए 104 सैटेलाइट 15 फरवरी 2017 को ये श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किए गए हैं। और इसमें इससे पहले ये रिकॉर्ड था रशिया ने 2014 में एक साथ 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अगला सवाल ISCII की फुल फॉर्म इस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन में आपके तटीय क्षेत्र था। बाकी बताओ मैंग्रोव वन की तो ये मुख्यतः 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं मैंग्रोव वन। ये समुद्री तट है, नदियों के मुहाने हैं, वहां पर स्थित जो ज्वारीय दलदली भूमि होती है वहां पर ये उगते हैं। मैंग्रोव वन है ये तटीय क्षेत्र समुद्री तट पर हो जाते हैं। जो खारे पानी में इसका विकास ज्यादा होता है। ये पश्चिमी घाट में ज्यादातर पाए जाते हैं। मैंग्रोव शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द मैंग्यू और अंग्रेजी शब्द ग्रोव से हुई है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर पूछा गया है सवाल नंबर 9 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित देहरादून और पूरी गहरवाल जिलों में ये फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1983 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देखिए कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को आग प्रतिरोधी कपड़े बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? तो जो फायर फाइटर है वो कौन से क्लॉथ का जो कपड़ा है यूनिफॉर्म पहनते हैं जो एक तरीके से आग प्रतिरोधी होते हैं? ये 4 ऑप्शन थे, इसमें से मेलामाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग होता है इन 4 में से मेलामाइन। अगला सवाल हिंदू मंदिर शैली के कौन से हिस्से में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है? तो हिंदू मंदिर जो शैली है आर्किटेक्चर है उसमें कौन सा हिस्सा है जिसमें स्पेस सबसे ज्यादा होते हैं? ये ऑप्शन थे आपके शिखर था, गर्भगृह था, मंडप था और विमान था। तो ये तो एक ही है विमान और शिखर है। जैसे कि शिखर होता है जो नॉर्थ इंडियन टेंपल है जो नागर स्टाइल में रहते हैं उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है वो शिखर है। और विमान ये साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय मंदिर जो द्रविड़ शैली के मंदिर है उसका शिखर होता है। इसमें से सबसे ज्यादा जो स्पेस होगा वो मंडप का हो जाएगा। किसका? मंडप आपका करेक्ट आंसर है। गर्भगृह में जहां पर मूर्ति वगैरह विराजमान है वो गर्भगृह हो जाएगा। मंडप जहां पर श्रद्धालु वगैरह खड़े रहते हैं तो वो सबसे ज्यादा बड़ा स्पेस रहता है मंडप का। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी आपको तटीय झील पूछा है।
में से आप कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 जो बुक्स है, इनके ऑथर कौन है? ये 1948 में जो प्रकाशित बुक्स हुई है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, इनके ऑथर है अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैकी, इनके ऑथर हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे, जो आपको पूछा गया है। सवाल कंटिन्यू करें, उससे पहले ऑफिशियल करेंसी है वो घोषित किया गया। व्हेन वाज द यूरो ऑफिशियल यूज्ड है? यूरो सबसे पहले जो मुद्रा है कब यूज होने लगी थी? 1999 में लगी थी, और इसके जो कॉइन्स और बैंक नोट जारी हुए थे वो 2002 में हुए थे। अंतिम सवाल, कौन सा ऑफिशियल करेंसी है वो घोषित किया गया? व्हेन वाज द यूरो ऑफिशियल यूज्ड है? यूरो सबसे पहले जो मुद्रा है कब यूज होने लगी थी? 1999 में लगी थी, और इसके जो कॉइन्स और बैंक नोट जारी हुए थे वो 2002 में हुए थे। अंतिम सवाल, कौन सा टर्म बजट में प्रयुक्त नहीं होता है? इसमें ऑप्शन स्पष्ट रूप से नहीं मिले, दो ही ऑप्शन मिले, बाकी जिनमें कहने का उस दिन एग्जाम का उत्सर्जन नहीं होता है। ये ऑप्शन थे आपके एस्फाल्ट था, रेफ्रिजरेटर था, यहाँ से इन दोनों से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती है? ये भी एग्जाम पूछा जाता है। तो आपके जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगला सवाल लिखिएगा, कब गवर्नर जनरल है? कौन है? मिंटो हो जाएंगे, मान लो मिंटो सुधार के समय गवर्नर जनरल है मिंटो, जो कि रहे थे भारत के गवर्नर जनरल। कब से कब तक रहे हैं? ये 1905 से 1910 तक रहे हैं। और कौन से अधिनियम को मान लो मिंटो सुधार कहा जाता है? तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम को कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, जरूर देख लेना। और बाकी एग्जाम ये भी पूछा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो सेकंड को। अगला सवाल लिखिएगा, नासा के द्वारा लॉन्च मार्स रोवर मिशन, जो नासा का मंगल रोवर मिशन 2020 है, उसकी अवधि कितने मार्च ईयर है? मंगल वर्ष पूछे, मार्च ईयर, न कि जो अर्थ पर ईयर रहते हैं ना, वो अलग है, मार्च ईयर अलग है। तो एक मार्च ईयर अवधि है, अर्थ के अकॉर्डिंग 687 दिन का ये अवधि पीरियड है। लॉन्च हुआ है जो नासा के द्वारा मार्स मिशन लॉन्च हुआ 2020 में, 30 जुलाई 2020 को। रॉकेट है एटलस V541। अगला सवाल जो पाकिस्तान की सीमा टच करते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील। देखिए, एक तो आपको कृत्रिम पूछा है, कृत्रिम का मतलब जो मानव के द्वारा निर्मित है, एक नेचुरल जो प्राकृतिक होती है। तो मानव की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम और साथ ही फ्रेश वाटर मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है शिवसागर झील, महाराष्ट्र में। देखिए ऑप्शन में कोलेरू भी था, लेकिन कोलेरू कृत्रिम झील न होकर एक प्राकृतिक झील है। वैसे कोलेरू है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक प्राकृतिक झील। आपको कृत्रिम पूछा था तो शिवसागर झील हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में कोयना नदी के द्वारा निर्मित झील हो जाएगी। और ये पूछ लिया आपको भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे फ्रेश वाटर का यहाँ पर मेंशन न हो तो गोविंद वल्लभ पंत सागर हो जाएगा, जो कि रिहान डैम भी है उत्तर प्रदेश में। सेकंड जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल जो कृत्रिम झील है वो ढेबर झील, जिसे जयसमंद झील बोला जाता है, जो राजस्थान में है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर पूछा गया गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान कौन सा नहीं है? तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको पता लुम्बिनी हुआ था, तो ये हो जाएगा। इनका फिर मोक्ष निधन हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ये भी संबंधित है। पिता का नाम है सुदोधन, माता माया देवी है, बौद्ध धर्म की संस्थापक। बंधु, रेल बंधु क्या एक पत्रिका है, मैगजीन है। रेल बंधु क्या हो जाएगी? पत्रिका हो जाएगी, जो कि रेलवे के द्वारा पब्लिश की जाती है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? तो कौन सी शेड्यूल में है राज्यसभा? सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में। अनुसूची 1 में राज्य और संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन हो जाएंगे, जो कि राष्ट्रपति, गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनका वेतन का विवरण। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़कर सभी अधिकारियों के शपथ और वादे हैं। अनुसूची 4 में क्या है? जो पूछा गया राज्यसभा सीटों का आवंटन है। 5 में अनुसूचित क्षेत्र है, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण है। अनुसूचित 6 में क्या है? असम मेघालय। देखिए राज्यों का पूछा जाता है, अनुसूचित 6 में कौन से राज्य नहीं है? तो ये राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन का प्रावधान है। अनुसूची 8 में भारत की आधिकारिक भाषाएं हो जाएगी। देखिए, और जो आपके संघ राज्य समवर्ती सूची है ना, ये सभी अनुसूची 7 के अंतर्गत है। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि कार्यकाल है, भूमि कर, रेलवे वगैरह है। अनुसूची 10 में क्या हो जाएगा? संसद सदस्य, जो भी यहाँ पर दल बदल से संबंधित है, ये अनुसूची 10 में। फिर मैं बात करूं यहाँ पर अनुसूची 11 में पंचायती राज के प्रावधान, अनुसूची 12 में नगर निगम के प्रावधान। इस राज्य के लोग कहते हैं असम की, काटी है पश्चिम बंगाल की। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, एब्सिक्सिक एसिड है, एथिलीन है, ये सभी पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है। आपको पूछ रहे तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा? तो वो जिबरेलिन हो जाएगा। कोशिका विभाजन है, बीज के अंकुरण में साइटोकाइनिन हो जाएगा। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन एथिलीन है, जो कि चौड़ाई वृद्धि में सहायक होता है। पौधे की वृद्धि को रोकता है। एंटीपीसी में सवाल आया था, वृद्धि रोधी हार्मोन कौन सा है? तो ये एब्सिक्सिक एसिड हो जाएगा, वृद्धि रोधी हार्मोन। और जो ऑक्सिन है वो जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पत्तियों के झड़ने और फलों को गिरने पर कंट्रोल करता है। व्हाट इज काली गोपाल हो गया, नागा डांस हो गया, ये डबल चुंगली है। किस राज्य के लोग कहते हैं? असम की, काटी है पश्चिम बंगाल की। कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो आपको 18 जून 1576 को किनके मध्य महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें नेतृत्व अकबर की ओर से कर रहे थे आमेर के राजा मान सिंह प्रथम। अगला सवाल लिखिएगा, 2012 का समर ओलंपिक कहां पर आयोजित हुआ है? तो 2012 में ओलंपिक हुआ है लंदन, यूके, इंग्लैंड में हुआ है, लंदन में। इससे पहले 2008 में हुआ था बीजिंग, चाइना में। 2016 में 2012 के बाद रियो डी जेनेरियो में सभी समर ओलंपिक है। 2024 में समर ओलंपिक है, पेरिस फ्रांस में होने वाला है। 2020 में कोविड-19 के कारण 2021 में टोक्यो जापान में, और 2018 का जो विंटर ओलंपिक हुआ था प्योंगचांग साउथ कोरिया में। और नेक्स्ट 2028 में समर ओलंपिक कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में। 2022 के विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में। अगला सवाल लिखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है तिरुमला देवराय ने किस वंश की स्थापना की थी? तो तिरुमला देवराय है वो किस वंश के संस्थापक माने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपके अराविडु डायनेस्टी है, इनके संस्थापक माने जाते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य का वंश है, अराविडु डायनेस्टी है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? हरियर राय और बुक्का राय फर्स्ट को 1336 में स्थापना की थी। ये विजयनगर साम्राज्य के जो भी वंश है, टोटल 4 वंश है, वो देख लीजिएगा। संगम डायनेस्टी बहुत बार पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सा शासक किस वंश से है? तो तुल्लव डायनेस्टी है, सुल्लव डायनेस्टी है, अरविदु डायनेस्टी है। अगला सवाल लिखिएगा, असम का वर्जन ऑफ एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन नहीं है? तो ये सब कुछ एंड्रॉइड के वर्जन। इससे पहले एनटीपीसी में आया था कि कप केक, डोनेट है, इक्लर, फ्रेयो, ये किसके वर्जन है? तो ये एंड्रॉइड के, ये आप देख सकते हो। हनी कॉम्ब है, जिंजर ब्रेड है, आइसक्रीम, सैंडविच, जेलबिन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट है, ये एंड्रॉइड के वर्जन हो जाएंगे। विच यूरोपियन कंट्री बाउंड्री डिड नॉट टचेज अल्पाज माउंटेन रेंज? तो एल्प्स जो माउंटेन श्रेणी है, ये कौन से देश से संबंधित नहीं है, अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है? तो पूरी की पूरी ये जो अल्पास माउंटेन रेंज है यूरोप में है, टोटल 8 देशों में फैली हुई है। अल्पाइन कंट्रीज कौन सी हैं जहां से ये माउंटेन रेंज टच करती है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया है, ये 8 कंट्रीज हो जाएगी। और अल्पास पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचा शिखर है माउंट ब्लैंक। अगला सवाल देखिएगा, एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन नहीं है? तो ये सब कुछ एंड्रॉइड के वर्जन। इससे पहले एनटीपीसी में आया था कि कप केक, डोनेट है, इक्लर, फ्रेयो, ये किसके वर्जन है? तो ये एंड्रॉइड के, ये आप देख सकते हो। हनी कॉम्ब है, जिंजर ब्रेड है, आइसक्रीम, सैंडविच, जेलबिन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट है, ये एंड्रॉइड के वर्जन हो जाएंगे।
ऑफ ओडीबीसी। ओडीबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी है इसकी फुल फॉर्म। चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्र बहिर्मंडल में किस नोबल गैस की पहचान की गई है? तो चंद्रयान 2 के द्वारा कौन से नोबल गैस को डिटेक्ट किया गया है चंद्र बहिर्मंडल में? तो आर्गन 40 जो समस्थानिक है आर्गन 40 को डिटेक्ट किया गया है। चंद्रयान 2 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनटीपीसी पूछा सवाल है एम वनिता है। ऋतु कार्दियाल और ये है मिशन डायरेक्टर है ऋतु कार्दियाल। रॉकेट है चंद्रयान 2 के लिए जीएसएलवी मार्क 3 M1 है। विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर है। लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। भार जो कंबाइंड टोटल वेट था 3850 किलोग्राम है। एग्जाम एनटीपीसी में ये भी पूछा गया चंद्रयान 2 में कितने पेलोड्स हैं? तो टोटल 13 पेलोड्स हैं। विच इज नॉट ए वर्जन ऑफ 15 अवलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 में वर्णित है। आपको पूछ रहे 15वें वित्त आयोग वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। 2020 से 25 तक कार्यकाल है। इससे पहले डॉक्टर वाई रेड्डी थे। पटना वित्त आयोग के अध्यक्ष एग्जाम में पूछा है किसी नियोगी हो जाएंगे 1952 से 57 तक है। नियम ये कब पारित हुआ था? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 में। देखिएगा अगला सवाल, कौन सा डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है वो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार प्रदान करता है? वो किस आर्टिकल में ये नीति निर्देशक तत्व है जो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार? आर्टिकल 41 से पूछा गया है। अनुच्छेद 41 कहता है राज्यों को ये निर्देश देता है आर्टिकल 41 की वह राज्य जो भी है अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, अंग हानि तथा अयोग्यता अभाव की दशा में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य करेगा। राज्य इन सभी कार्यों के लिए वो कार्य करेगा। ये एक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 41 में। अनुच्छेद 42 जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है आर्टिकल 42 में। 43 में जो कि बहुत बार एग्जाम आता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 का एनटीपीसी में आ चुका है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना आर्टिकल 44 है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। नीति निर्देशक तत्व है कौन से भाग में? भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में? तो वित्त आयोग केगा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? तो केगा है कर्नाटक में 2000 में स्थापित है और इसकी जो क्षमता है वो 880 MW हो जाएगी, मेगावाट हो जाएगी। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन है ये 1993 में स्थापित है, गुजरात में स्थित है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो कल पक्का बोल रहे तो ये तमिलनाडु में है और 1984 में स्थापना की गई थी। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में और तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर? ये महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर का क्या कार्य नहीं है? लोकपाल का कार्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो उच्च सरकारी पद होते हैं वहां पर जो भी व्यक्ति कर्मचारी हैं उनके द्वारा किए जा रहे जो भ्रष्टाचार की शिकायत है या फिर उन पर कार्रवाई करने हेतु लोकपाल पद का सर्जन किया गया है। इसके रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर अन्य फैक्ट बताऊं तो लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ए, बी, सी और डी अधिकारी तथा केंद्र सरकार के सभी अधिकारी शामिल होते हैं। इन सभी की भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच और कार्रवाई के लिए की जा सकती है। इन सभी पर लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित नहीं हो। संसद में कही गई बात या फिर दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या फिर सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। इसके तहत सीबीआई की जांच कराने के भी अधिकार है। लोकपाल को ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का भी अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोप में जुड़ा है, उनको निलंबन भी किया जा सकता है लोकपाल के द्वारा। लोकपाल को प्राथमिक जांच के दौरान रिकॉर्ड को नष्ट करने से रोकने का निर्देश देने का अधिकार है। देखिए लोकपाल में यहाँ पर मैं बताऊं क्या दोष है, कमी क्या है, तो न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। प्रथम लोकपाल भारतीय पिनाकी चंद्र घोष हैं। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो एच हर्ट्ज के द्वारा रेडियो तरंगों की खोज की गई थी 1880 में। नॉर्वे की संसद का नाम आपको पूछा तो नॉर्वे की संसद का नाम है स्टॉर्टिंग। क्या हो जाएगा? स्टॉर्टिंग नॉर्वे की पार्लियामेंट का नाम है। अन्य इंपोर्टेंट जो विदेशी जो देश है उनकी संसद का क्या नाम है? तो डेनमार्क की संसद का नाम एनटीपीसी में आ चुका है तो ये हो जाएगी फॉक्टिंग है डेनमार्क की संसद का नाम। भूटान की क्या है? सोगडू है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या फिर सीनेट भी है। कोलंबिया और यूएसए की संसद का नाम पार्लियामेंट का कांग्रेस है, भारत की तो है ये संसद। चाइना की है नेशनल पीपल्स असेंबली। जर्मनी की जो संसद है पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है? ये बुंडेस्टैग हो जाएगी। जापान की डाइच है। मलेशिया और मालदीव की है वो मजलिस है। नेपाल की फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल है। रशिया की ड्यूमा एवं फेडरल काउंसिल हो जाएगी। स्पेन की है कॉर्टेस। अफगानिस्तान की है शोरा। ये सभी प्रमुख इंपोर्टेंट जहां से सवाल आते हैं। 7 मार्च की है। किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवन सांस है? यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ ए नेशन है। तो ये स्टेटमेंट है सर अरविंदो घोष का। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो एक राष्ट्र की जीवन सांस होती है। अगला सवाल देखिएगा, एनआईसी के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो एनआईसी के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था उसका नाम है ई ग्रंथालय। कौन सा प्लेटफॉर्म? ई ग्रंथालय हो जाएगा। निम्न में से क्या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन से कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है? अभिनव भारत था, अनुशीलन समिति, युगांतर समिति, युवा आंदोलन। इनमें से युवा आंदोलन करेक्ट हो सकता है क्योंकि जो अनुशीलन समिति है वो भारत की स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी एक अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संगठन था और इसमें अनुशीलन समिति में टोटल 3 समितियां थी और इनमें से जो पहली समिति थी उनका नेतृत्व या फिर वो किसकी थी? तो वो थी प्रमोथा मित्रा की थी। दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथ में था और तीसरी के नेता थे अरविंद घोष। अनुशीलन समिति की जैसे ही एक युगांतर समिति है और युगांतर समिति है वो अनुशीलन समिति से ही इसका जन्म हुआ है जिसके सदस्य थे बरिंद्र कुमार घोष हो जाएगा। एक अभिनव भारत समिति भी है जो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई जिनका नाम है गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर इनके द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन है। ये सभी स्वतंत्रता से कहीं न कहीं संबंधित है लेकिन जो युवा आंदोलन है इनमें से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहां पर होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किए गए हैं तो ये ऑप्शन दिए गए थे कुछ, तो 3 वर्ष यहाँ पर हो सकता है करेक्ट आंसर क्योंकि जो संविधान बनकर तैयार हुआ है वो 2 वर्ष 11 माह 17 या 18 दिन में हुआ है तो इस केस में लगभग ये 3 वर्ष हो सकता है। बाकी क्या एग्जैक्ट लैंग्वेज आप कमेंट करके बता सकते हो। और बात करूं 284 सदस्यों के द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए तो वो 24 जनवरी 1950 को किए गए हैं। वैसे ये एडॉप्ट है, संविधान तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, फिर प्रभावी रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया 5 परमाणु संपन्न देशों के द्वारा 1968 में कौन सी संधि के द्वारा विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाया गया था? तो 1968 में 5 परमाणु संपन्न देशों के द्वारा जो संधि की गई थी वो परमाणु अप्रसार संधि हो जाएगी। प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो परमाणु अप्रसार संधि है उसके तहत परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य यानी जिनके पास परमाणु हथियार हैं वो अस्त्र संपन्न राज्य, जिनके पास हथियार नहीं है उनको वो टेक्निक नहीं बताएंगे कि किस प्रकार परमाणु बम वगैरह का निर्माण किया जाता है। एक तो इस संधि में ये शर्त हुई थी और बाकी जो भी देश हैं वो परमाणु परीक्षण नहीं कर सकेंगे। तो शांति के लिए 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चीन के पास आणविक हथियार हैं और टोटल अब तक 191 देशों ने हस्ताक्षर कर चुके हैं और ये साइन हुए हैं 1 जुलाई 1968 को। और किन्होंने साइन नहीं किए हैं नॉन पार्टीज हैं इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और साउथ सूडान हो जाएगा। अगला सवाल, बिल्डिंग, गाड़ी
रंगभेद के विरुद्ध किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था? रंगभेद के विरुद्ध, रंगभेद नीति के विरुद्ध एक तो नेल्सन मंडेला ने चलाया था, बाकी ऑप्शन क्या थे बताना। और महात्मा गांधी जी का भी यहाँ पर योगदान रहा है, उन्होंने 6 नवंबर 1913 को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीतियों के खिलाफ द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया था। एक सवाल पूछा गया है, ब्लड प्रेशर है मोस्टली एक्ट करता है, तो बीपी है, रक्तचाप है, वो कहां पर लगता है, कहां पर कार्य करता है बल? तो ये ज्यादातर धमनी की जो वाल है, धमनी आर्टरी है, वहां पर ये प्रेशर लगता है, तो आर्टरी वाल करेक्ट हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप है, वो धमनी पर ज्यादा लगता है, और जो शिरा रहती है, वेन रहती है, कम लगता है, धमनी है जो अंदरूनी भाग में होती है। अगला सवाल देखिएगा, मेरठ में क्वालिटी कीबोर्ड है, क्वालिटी कीबोर्ड में कुल कितनी कीज होती है? तो कुल 104 की हो जाएगी। किस मिट्टी में सर्वाधिक आयरन, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पाया जाता है? सर्वाधिक आयरन मैग्नीशियम है, ये ऑप्शन थे, तो यहाँ पर काली मिट्टी करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक सॉइल में सबसे अधिक मैग्नीशियम, चूना और लोह तत्व कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता रहती है। और आपको पूछ ले भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी है। लेटेराइट और लाल मिट्टी जो ऑप्शन थे, तो इसमें सबसे अधिक प्रचुरता रहती है लोहा, एल्यूमिनियम और चूना की। अगला सवाल, 2007 में टाटा कंपनी के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो टाटा कंपनी ने 2007 में जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था उसका नाम है एका। एका एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वन, एक हो जाएगा। और टाटा कंपनी में यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के द्वारा निर्मित ये एका कंप्यूटर है। टीसीएस जो लार्जेस्ट कंपनी है आईटी सेक्टर की। परमाणु भट्टी या जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें कौन सा ईंधन फ्यूल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्यूल यहाँ पर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 है। पेयर के रूप में ऑप्शन दिए गए थे, जो ये करेक्ट करना था, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल। मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल और ग्रेफाइट का। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश का है? तो वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हो जाएगा भारत का, जो यहाँ पर रेलवे लेंथ के अकॉर्डिंग, रेलवे लाइन के अकॉर्डिंग 68,000 किलोमीटर है। चौथे स्थान पर प्रथम यूएसए है, 2,02,500 किलोमीटर लंबाई है। सेकंड चाइना, तीसरे स्थान पर रशिया है, चौथे स्थान पर सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत का हो जाएगा चौथे स्थान पर। आर्यभट्ट के द्वारा लिखित रेगिस्तान में कैक्टस के पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है? तो फोटोसिंथेसिस जो कैक्टस नामक पौधे में होता है, ये स्पेशली रेगिस्तान में जो कैक्टस पौधा है वहां पर जो प्रकाश संश्लेषण है वो कहां होता है? तो वैसे आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल आवश्यक है जो पत्तियों में रहता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन जो कैक्टस पौधा है इसमें पत्तियां नहीं होती हैं, इसलिए यहां पर पूछा गया है कि ये कहां पर होता है फोटोसिंथेसिस। तो ये हो जाएगा आपकी स्टेम में, क्योंकि इसमें दृश्य पत्तियां नहीं होती हैं, इसलिए स्टेम और या फिर तना में होता है फोटोसिंथेसिस। अगला सवाल देखिएगा, एम्फीबियन यानी पादप जगत में उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है? तो पादप जगत में उभयचर है वो ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। उभयचर का मतलब पादप जगत में क्या हो जाता है? तो ये जो पादप जगत का जो ब्रायोफाइटा है ये लैंड और वाटर दोनों ही केस में सर्वाइव कर जाते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में। जैसे कि ब्रायोफाइटा में उदाहरण हो जाते हैं मोसेज, हॉर्नवॉट है, लिवरवॉट है, ये उदाहरण है पादप जगत में उभयचर ब्रायोफाइटा के। एग्जाम में एंटीपीसी पूछा हुआ सवाल है, गैर श्रेणी पौधा कौन सा? तो वो भी ब्रायोफाइटा है जिसमें श्रेणी, उत्तरकेनी, जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं, तो इस केस में भी ब्रायोफाइटा हो जाएगा। कौन सा देश भारत के संविधान का विदेशी स्रोत नहीं है? तो कौन से देश से भारत के संविधान में विदेशी स्रोत एडॉप्ट नहीं किए गए हैं? तो ये हो जाएगा आप यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डेनमार्क करेक्ट है, कोई भी विदेशी स्रोत अपने संविधान में नहीं लिया गया है डेनमार्क से। किस वंश के शासक प्रशस्ति के रूप में लिखते थे? तो यहाँ पर बताऊं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूलोजी यानी जो प्रशस्ति है वो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ है, वो प्रशस्ति कहलाता है। तो किस वंश के शासक की प्रशस्ति लिखते थे? तो ये गुप्त वंश हो जाएंगे, स्पेशली समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, छलिया नृत्य कहां इंडियन कांग्रेस एनआईसी है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो नाताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई है, किसने की थी आपको पूछा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। और एनआईसी की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ना, इसका उद्देश्य था, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे अधिक जनसंख्या जो सेकंड स्थान पर सिटी है वो दिल्ली हो जाएगी, प्रथम स्थान पर मुंबई है, तीसरे स्थान पर बेंगलुरु और चौथे स्थान पर हैदराबाद है। 2018 वाले सिक्का, बैंक से लोन लेने के दौरान सिक्योरिटी के लिए जो गिरवी या फिर प्लेज रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो बैंक से जब आप ऋण लेते हो, लोन लेते हो, उस केस में कुछ आपको गिरवी रखना होता है एज ए प्लेज, तो वो हो जाएगा कोलेटरल कहलाता है। इसका जो टर्म पूछी थी उस टर्म को क्या कहते हैं? तो कोलेटरल हो जाएगा समपार्श्विक है जो सिक्योरिटी जमा कराई जाती है। समपार्श्विक में अचल संपत्ति अन्य प्रकार की संपत्ति हो सकती है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, सबसे युवा टेस्ट कप्तान कौन है? वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना इन 39 में से कितने आपके सवाल करेक्ट हो सकते थे। सबसे युवा टेस्ट कप्तान का आपको पूछा तो राशिद खान करेक्ट हो जाएंगे, ये अफगानिस्तान के टेस्ट कप्तान है, सबसे युवा रह चुके हैं टेस्ट कप्तान के केस में 20 वर्ष 350 डे में। सबसे युवा वनडे इंटरनेशनल कप्तान में भी राशिद खान का नाम आता है। सबसे युवा T20 इंटरनेशनल कप्तान में रणदीप सिंह का नाम आता है। अगला सवाल देखिएगा, आउट का शामिल हो गया होगा, इसलिए एक रेलवे शायद का पोर्टल आप कमेंट करके बताना, ये दो सवाल थे, यहाँ पे नहीं था। एक स्टूडेंट बताया कट्टी बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो ये असम का हो जाएगा, रंगोली बिहू है। इसमें भी बिहू में 3 त्योहार है, रंगोली बिहू है अप्रैल में, पोंगल या काटी बिहू अक्टूबर में, भोगली या महाबिहू ये जनवरी में मनाया जाता है। दोस्तों भूषण दिया गया है, एक बार मैं आपको और बता देता हूं। शिंजो आबे को जनसेवा क्षेत्र, एसपी बाल सुब्रमण्यम को कला, डॉक्टर बेले मोहनपा हेगड़े चिकित्सा, नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूएसए से हैं, मौलाना वहीउद्दीन खान अध्यात्म से, बीबी लाल पुरातत्व, सुदर्शन साहू कला से। पद्म भूषण 2021 भी आपको देख लेना है, चंद्रशेखर कामरा साहित्य शिक्षा, नरपेंद्र मिश्र सिविल सर्विस से, रामविलास पासवान ये जनसेवा, कृष्ण नायर ये कला से है, तरुण गोगोई जनसेवा, केशु भाई पटेल जनसेवा हो जाएगा, सुमित्रा महाजन भी जनसेवा और तरलोचन सिंह ये भी जनसेवा क्षेत्र। कल्बे सादिक है आध्यात्मक है, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ है व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। अगला सवाल देखिएगा, चेन्नई में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए किस रोड सेफ्टी रोबोट को लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई में रोडियो रोड सेफ्टी जो रोबोट है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च हुआ है। एक दोस्तों केपी बोट नाम का रोबोट है, ये केरल पुलिस का है। अगला सवाल, ये कचरा पात्र का रंग क्या होता है? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल डस्टबिन है उसका कलर पूछा है, तो ये नीले रंग का होगा डस्टबिन, जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल है, गैर अपघटनीय जैसे प्लास्टिक है, इस प्रकार के कचरे का निपटान नीले डस्टबिन में होता है। ग्रीन डस्टबिन में होता है बायोडिग्रेडेबल कचरा। मध्य प्रदेश में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश में ये चुटका विलेज है जो कि मैंडला डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, यहाँ पर एक न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होने जा रहा है, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका नाम है। राजस्थान में भी एक न्यू हो रहा है, माही बांसवाड़ा 1 और 2, माही बांसवाड़ा 3 और 4 इनका नाम है। 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया गया है? तो पद्म विभूषण पूछा है 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र आभासी छवि किस दर्पण के द्वारा बनाई जाती है? तो यहाँ पर वस्तु से बड़ी और वर्चुअल इमेज है वो कौन सा मिरर है? तो ऑब्जेक्ट से बड़ी आभासी छवि अवतल दर्पण के द्वारा, कौन सा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। समतल दर्पण के द्वारा वस्तु की छवि है वो समान आकार की बनती है, उत्तल दर्पण से छोटी बनती है। इधर से आपको पूछा गया था इसकी परिभाषा
ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम भारतीय सदस्य पूछे हैं तो इनका नाम है एम एन रॉय, करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का अन्य नाम है थर्ड इंटरनेशनल, इसे बोला जाता है। 2 मार्च 1919 को ये स्थापित हुई थी। राजा राममोहन राय के साथ शिक्षा और इंग्लिश स्कूल बनाने के लिए योगदान देने वाला डच नागरिक कौन था? तो ये डेविड हारे हो जाएंगे। इन्होंने 1 सितंबर 1818 को कलकत्ता स्कूल सोसाइटी की स्थापना की है। तो इंग्लिश सिस्टम के प्रोडक्ट में डाउन से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, पुस्ताद हंगरी, पट्टाना श्रीलंका, पोकलैंड जो ऑप्शन था दक्षिण अफ्रीका में, कंपोज है ब्राजील में। अगला सवाल लिखिएगा उबंटू फेडोरा किस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोडक्ट तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कौन सा मेल सही सुमेलित है? तो यहाँ पर ऑप्शन थे पालक में एसिड था ऑक्जेलिक जो करेक्ट है, सिरका में साइट्रिक नहीं होता है, विनेगर में जो सिरका में अम्ल होता है वो एसिटिक एसिड होता है, इमली में एसिटिक न होकर होता है टार्ट्रिक एसिड, तो टार्ट्रिक है तो इमली में होता है जो गलत है। सही का पालक में ऑक्जेलिक है, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है। अगला सवाल लिखिएगा साहित्य अकादमी अवार्ड जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के साथ साथ अन्य और 2 किन भाषा में दिया जाता है? सेरवास अमेजन बेसिन, सेराडो ब्राजील, शाहिल अफ्रीका में, लाल सागर से अटलांटिक सागर तक, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी ये ऑप्शन में था कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, डाउन से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में, पुस्ताद हंगरी, पट्टाना श्रीलंका, पोकलैंड जो ऑप्शन था दक्षिण अफ्रीका में, कंपोज है ब्राजील में। अगला सवाल लिखिएगा उबंटू फेडोरा सेरवास अमेजन बेसिन, सेराडो ब्राजील, शाहिल अफ्रीका में, लाल सागर से अटलांटिक सागर तक, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी ये ऑप्शन में था कैंटरबरी न्यूजीलैंड में के दौरान विकसित किया है। तो चाइना ने जो कृत्रिम सूर्य है वो सेम विधि जो कि ओरिजिनल सन है वास्तव में सूर्य है वो परमाणु सेलेन पर है, तो इसी आधार पर चीन का कृत्रिम सूर्य जिसका नाम रखा गया है HL2M बनाया गया है, यानी नाभिक सेलेन जो न्यूक्लियर फ्यूजन विधि है। इसके अंतर्गत क्या किया है कि कृत्रिम सूर्य की कार्यप्रणाली में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया गया है और इस दौरान 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर सकता है। और ये कहां पर है? चाइना के सिचुआन प्रांत में स्थित ये रिएक्टर को कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। और बात करूं यहाँ पर एग्जाम में सवाल आता है सूर्य की जो सरफेस है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग यहाँ पर 6000 केल्विन, यहाँ पर 5778 केल्विन हो जाएगा। राष्ट्रमंडल है, कॉमनवेल्थ है, वो किस प्रकार का संगठन है? तो राजनीतिक संगठन है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है, 54 मेंबर स्टेट का। उद्देश्य है लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार और मुक्त व्यापार, विश्व शांति को बढ़ावा देना। मुख्यालय लंदन यूके में है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई फेस्टिवल है मणिपुर राज्य का 21 से 23 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संघाई फेस्टिवल मणिपुर राज्य में। पश्चिम बंगाल में स्थित जो सुंदर वन है वो किस प्रकार के वनों के अंतर्गत आते हैं? तो सुंदर वन है ये जो मैंग्रोव वन कैटेगरी ओडिशा में हो जाएगा। 2019 में भारत रत्न विजेता जो ग्रामीण विकास संस्था के संस्थापक थे, तो ग्रामीण विकास में कार्य करने के लिए जो भारत रत्न विजेता है 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राइज दिया गया था। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी। इसमें जो ग्रामीण विकास का स्पेशल मेंशन था तो ये नानाजी देशमुख हो जाएगा। इन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान 1972 में स्थापना की थी। नानाजी देशमुख के द्वारा स्थापित एक ग्रामीण विकास संस्था है दीनदयाल शोध संस्थान। भूपेन हजारिका से इनको भी भारत रत्न मिला 2019 में। इनसे बहुत बार सवाल आता है किस राज्य से है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? राज्य असम है और क्षेत्र आपके मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखित पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड। कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा वो मणिपुर है। 6ठी जो अनुसूची है उसमें शामिल नहीं है। अनुसूची 6 क्या है? तो इसमें जो राज्य आ जाते हैं जिसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान है वो राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान है। अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण। अगला सवाल लिखिएगा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई है? UNHRC की स्थापना हुई है। डेट सही था तो 15 मार्च 2006 को UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इडुकी डैम किस नदी पर स्थित है? तो इडुकी डैम है 1956 से 1971 तक रही है। तो इस समय में इंडस्ट्री को टोटल 3 भागों में बांटा गया था। 3 भाग थे, शेड्यूल 1 A, B और C इंडस्ट्री है। और शेड्यूल A इंडस्ट्री में 17 इंडस्ट्रियल एरिया थे, शेड्यूल B में 12 थे, A और B में जो रह गए वो शेड्यूल C में थे। तो इस प्रकार टोटल 3 यहाँ पर शेड्यूल की इंडस्ट्री थी। 3 करेक्ट हो जाएगा। और बहुत बार पूछा जाता है सेकंड पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो PC महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो वित्तीय प्रबंधन है और जो महाबलीपुरम में मॉन्यूमेंट है ये दोनों ही 1984 में। नेक्स्ट देखिएगा जल निकासी पैटर्न बनता है तो डॉम स्ट्रक्चर जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपकी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, ये गुबंद आकार का होता है। तो गुबंद आकार से जो जल निकासी पैटर्न बनता है उसका नाम है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है सूफी मुस्लिम संत नाम है मियां मीर, वो किस राज्य से संबंधित है? तो सूफी मुस्लिम संत मियां मीर है कि पंजाब पाकिस्तान प्रांत से है, लाहौर पंजाब पाकिस्तान से 1550 से 1635 तक इनका जीवन काल रहा है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है फरवरी 2021 में भारत ने किस देश में शहतूत बांध बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? फरवरी 2021 से इस सेट में 3 सवाल पूछे गए हैं। तो जो करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं वो आप 2021 के लेटेस्ट मार्च अप्रैल तक कवर करके जाना। फरवरी के ज्यादा सवाल प्रीवियस सेट में भी पूछे गए हैं। फरवरी 2021 में भारत ने जो शहतूत बांध बनाने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं वो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया शहतूत बांध बनाएगा जो कि कहां पर? अफगानिस्तान की राजधानी है जिसका नाम काबुल है। वहां पर पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और अफगानिस्तान के मध्य। 2 फुल फॉर्म से सवाल एक MCV का पूछा केवल समुद्री जानवर होते हैं तो समुद्री जीव किस फाइलम में होते हैं? तो ये इक्का नोटोमेटा हो जाएगा जिसमें केवल और केवल समुद्री जानवर पाए जाते हैं। गुबंद के आकार द्वारा किस प्रकार का जल निकासी पैटर्न बनता है? तो डॉम स्ट्रक्चर जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा कि आपको पूछ रहे हैं आर्कटिक और प्रशांत का, ये आपको पूछ रहे हैं प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को अलग करने वाली या फिर जो जल संधि जोड़ती है तो जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो ये मलका जल संधि है जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। हिंद महासागर का भाग अंडमान सागर और प्रशांत महासागर का भाग दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ने वाली जल संधि है। इंडोनेशिया, मलेशिया, मणिपुर द्वीप को इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है। अगला सवाल देखिएगा किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर? और अगला और अंतिम सवाल देखिएगा सेंट्रल रॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI कहां पर है? देखिए आप कमेंट करके बताना प्रथम पारी वाले स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा सवाल था, CRRI था या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन था। थोड़ा सा डाउट इन दोनों में से, लेकिन इनमें से पूछा गया है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कहां पर स्थापित है? तो सेंट्रल रॉड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये तो नई दिल्ली में है, 1952 में स्थापित किया गया था। और इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन ये फरीदाबाद हरियाणा में है। अब देखिए एक और 40 सवाल जो नहीं मिला जीके के जिनके कैंडिडेट क्या है वो बता सकते हैं प्रथम पारी वाले। रीजनिंग में कुछ इस टाइप से सवाल पूछे गए, आप देख सकते हो ये रीजनिंग में सवाल जो पूछे गए हैं। तो यहां पर मैंने आपको लगभग सारे सवाल बताए लेकिन ये नहीं है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा, ये आपको पूछा गया है। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना बांध है जिसका नाम हो जाएगा
कलानई डैम है, इसका अन्य नाम ग्रैंड एनीकट भी है। तो ये जो बांध है कलानई डैम या ग्रैंड एनीकट है, भारत का सबसे पुराना और विश्व का चौथा सबसे पुराना बांध है, जो कि है कहां पर, तंजावुर जिला तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना हुआ एक बांध है, जिसका निर्माण किया था चोल वंश के शासक चोल राजा करिकालन के शासनकाल के दौरान निर्माण किया गया था। मैनेजमेंट आधारित सॉफ्टवेयर नहीं है। जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की बात करें, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, तो ये ऑप्शन थी माइक्रोसॉफ्ट एसेज, एमएस वर्ड, ओरेकल, फॉक्स प्रो है। तो इसमें से मैं बात करूं कुछ इंपोर्टेंट पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, तो एमवाई एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एसेज है, ओरेकल है। तो ये आपके जो ऑप्शन थे, फॉक्स प्रो भी था, ओरेकल भी था, ये सभी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आधारित सॉफ्टवेयर है। इसमें से एमएस वर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि एमएस माइक्रोसॉफ्ट एसेज के अंतर्गत आता है, लेकिन ये नहीं है। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा, ये आपको पूछा गया है। ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना बांध है, जिसका नाम हो जाएगा कलानई डैम है, इसका अन्य नाम ग्रैंड एनीकट भी है। तो ये जो बांध है कलानई डैम या ग्रैंड एनीकट है, भारत का सबसे पुराना और विश्व का चौथा सबसे नहीं है। तो पीसी जो डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड ऑप्शन था, जो नहीं होगा क्योंकि ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया था। 1928 में देखिएगा, चियापास का पठार किस देश में है, तो चियापास का पठार है ये मैक्सिको में। कहां पर है, मैक्सिको कंट्री में। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, जलवाष्प, वाटर वेपर हो जाएगी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ओजोन O3 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेज होती है। और ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन को कम करने के लिए एक तो ये पेरिस समझौता हुआ है, जो 22 अप्रैल 2016 को हुआ है। क्योटो प्रोटोकॉल भी ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने से संबंधित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कौन सा डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है, जो पार्लियामेंट है डेनमार्क की उसका नाम हो जाएगा फॉक्टिंग। क्या नाम है, फॉक्टिंग है डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम। जैसे भूटान का है सोगडू, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली या सेनेट है, यूएसए की कांग्रेस है, इंडिया की संसद है, तो इसी प्रकार। अगला सवाल, पीली देखिएगा, पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर कौन से वर्ष में हुआ था, तो 22 अप्रैल 2016 को पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो प्रभावी हुआ था 4 नवंबर 2016 को। नेक्स्ट देखिएगा, विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, जो दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम है उसका आविष्कार किसने किया है, तो आइजैक न्यूटन ने किया है। और यहां पर मैं बात करूं, ये तो हो जाएगा आपके विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, तो विजिबल रहता है, दृश्यमान रहता है, जिसका आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया था। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो VR रहता है, वर्चुअल रियलिटी रहती है, उसका आविष्कार किया था मॉर्टन हेलिंग ने किया था 1957 में। डेनमार्क के ना, इसमें से जो भी आपको पूछा कौन सा नहीं है, तो ये तो चारों सम्मिलित है, जो नहीं था वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा डिजिटल इंडिया योजना का पिलर नहीं है, तो डिजिटल इंडिया योजना के टोटल 9 स्तंभ है, उनमें से एक जनधन खाता था, जो नहीं होगा डिजिटल इंडिया का। बाकी डिजिटल इंडिया के है कौन से पिलर, तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड हाईवे है, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए यूनिवर्सल एक्सेस हो जाएगा, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, ई शासन है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति हो जाएगी, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण है, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम को बल प्रदान करना, डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, डिजिटल साक्षरता, ये सभी सम्मिलित है इसमें। जो टोटल 4 पिलर है उसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको पूछा था। तो 4 प्रमुख स्तंभ है, उद्देश्य है, वो कौन से हैं, तो न्यू प्रोसेस है, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यू माइंडसेट है। तो 4 प्रमुख पिलर है मेक इन इंडिया योजना के, जरूर देख लेना। इसमें से जो भी आपको पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये तो चारों सम्मिलित है, जो नहीं था वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा डिजिटल इंडियन सैटेलाइट गैदर सिस्टमेटिक डाटा फॉर ओशिनोग्राफिक कोस्ट लाइन एंड एटमॉस्फेरिक एप्लीकेशन, मतलब क्या हो गया, कौन सा भारतीय उपग्रह है जो महासागरीय, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग हेतु व्यवस्थित डाटा एकत्र करता है। ऑप्शन में IRSP-4 दिया गया, स्टूडेंट बताया, तो करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तानी नाम ओशियन सेट फर्स्ट भी है और IRSP-4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, किस देश नदी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स यानी हाइड्रोनिक्स सिर्फ जल से खेती होती है, इसमें मिट्टी नहीं होती है, खेत में ये फसलें नहीं होती हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है, फसलों को बिना खेत या बिना सॉइल मिट्टी में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों से उगाया जाता है, इसलिए इस मिट्टी को जल संवर्धन या जलीय कृषि भी बोला जाता है। तो हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगी, बिना मिट्टी में जो फसलें लगाई जाती हैं पोषक तत्व और पानी की सहायता से। विच इज द इंडियाज फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो भारत का प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जो जल विद्युत पावर प्लांट है वो कौन सा है, यहाँ पर हो जाएगा सिद्रापोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, और ये कमीशन हुआ है 10 नवंबर 1897 से कंटिन्यू। तो प्रथम आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का पूछा था, सिद्रापोंग, ये करेक्ट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के हैं, यहाँ पर हो जाएंगे तुल्लव वंश के शासक थे, तुल्लव डायनेस्टी करेक्ट हो जाएगी। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इन चारों ऑप्शन के आपको पता होना चाहिए शासकों का नाम क्या है, आज पूछा गया है। तुल्लव डायनेस्टी के जो शासक हैं वो हो जाएगा नरसा नायक हैं, वीर नरसिम्हा राय हो जाएंगे, कृष्णा देव राय हैं, अच्युता देवा राय हैं, वेंकटा प्रथम और सदाशिव राय हो जाएंगे। संगम डायनेस्टी की बात करें तो हरियर बुक्का आपको पता ही होगा, हरियर प्रथम, बुक्का प्रथम, और इनके सेकंड भी है वो भी विरूपाक्षा राय हैं, देवा राय प्रथम हैं, और रामचंद्र राय हैं, वीरा विजय बुक्का राय हैं, पृथा राय, ये सभी संगम वंश के हैं। सल्लू डायनेस्टी की बात करें तो इनके यहाँ पर हो जाएंगे नरसिम्हा देवा राय हैं, और यहाँ पर आपको देखिए ये तो है सलुआ नरसिम्हा देवा राय। आपको कौन सा पूछा था, ये पूछा था आपको वीरा नरसिम्हा राय हैं जो कि तुल्लव वंश के हैं, बाकी ये सलू वंश के अलग हैं। और तिम्मा भूपाला हो जाएंगे, नरसिम्हा राय सेकंड है, तो नरसिम्हा राय सेकंड सोलह डायनेस्टी के हैं। अरविंदु डायनेस्टी की भी आपको पता होना चाहिए कौन से शासक थे। अगला सवाल की ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो कौन सी सहायक नदी है, इसमें इंपॉर्टेंट तिस्ता है, सुवनश्री हो जाएगी, तोरशा है, लोहित है, बराक है, ये ब्रह्मपुत्र कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में जो हुआ है उसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन हो जाएगा, ये सभी आपको पता होगा। 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर हुए, इंग्लैंड एंड वेल्स में हुए हैं। चैंपियन इंग्लैंड रही है, उपविजेता न्यूजीलैंड है, सबसे अधिक रन रोहित शर्मा के, सबसे ज्यादा विकेट थे मिचेल स्टार्क के। अगले सवाल के बढ़ते हैं, भारतीय भाषा संस्थान जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ की मुख्यमंत्री थी, तो ये थी दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है 1963 से 1967 के मध्य, और ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी न्यूरॉन है। आपको पूछ लें स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट होता है वो मिड ब्रेन होता है, मस्तिष्क। स्थिर उपग्रह है, इससे संबंधित कौन सा गलत कथन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिले हैं, ऑप्शन याद कमेंट करना। भू स्थिर जो उपग्रह होते हैं, एग्जाम में पूछा सवाल है कि भू स्थिर कक्षा की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 35,786 किलोमीटर है भू स्थिर कक्षा की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, और भू स्थिर कक्षा में ये उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। यदि इस ऊंचाई पर कोई उपग्रह है तो पृथ्वी से हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देगा। पृथ्वी रोटेट कर रही है लेकिन उपग्रह एक ही दिशा में दिख रहा है, क्योंकि ये भू स्थिर है, भूमि के साथ स्थिर हो गया, वो भी सेम वेग से पृथ्वी के साथ रोटेट हो रहा है। तो ये कक्षा भूमध्य रेखा पर स्थित होगी एवं उपग्रह के घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन के समान होगी। तो ये हो जाएगा भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमा अवधि पृथ्वी के रोटेशन की अवधि के समान होती है। बाकी स्टेटमेंट क्या थे वो आप कमेंट करना। कौन सा इको फ्रेंडली पर्यावरण हितैषी है, तो दो ही ऑप्शन मिले,
एक था प्लास्टिक को गड्ढे में गाड़ना, बिल्कुल इसका गठन नहीं हुआ, इको फ्रेंडली नहीं है, सूखे पत्तों को गाड़ना है। तो ये कुछ ऑप्शन दिए गए, अन्य के ऑप्शन नहीं मिले हैं। अंतिम सवाल यहाँ पर पूछा गया, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल है, पास में है, उनके एक छोटे डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। अब इसमें कंट्रोल+V भी था ऑप्शन में, तो स्टूडेंट ने गलत किया होगा, क्योंकि यहाँ पर पेस्ट का नहीं पूछा है, पेस्ट स्पेशल का पूछा है। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या फर्क होता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि जो भी आप डेटा कॉपी करते हो, जैसे कि आपने ये डेटा पूरा कॉपी कर दिया है, इसको आप सेम डाटा को पेस्ट करना चाहते हो, सेम फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे तो ये डाटा पेस्ट हो जाएगा एज इट इज। लेकिन उसका फॉर्मेट आप बदलना चाहते हो। फॉर्मेट बदलने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि इस डेटा में एक हाइपरलिंक भी इंसर्ट है, तो आप चाहते हो कि वो सेम हाइपरलिंक है वो इंसर्ट हो जाए, तो उसका फॉर्मेट आपको चेंज करना होगा, अदरवाइज है। या फिर वो हाइपरलिंक इंसर्ट ना हो, एज इट इज आपको भी पेस्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगी, और उसको फॉर्मेट को चेंज करना, हाइपरलिंक इंसर्ट ना हो, तो उसके लिए आपको पेस्ट स्पेशल करना होगा। या फिर मैं दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, जैसे कि ये आप डेटा देख पा रहे हो, इसको आप इजीली कॉपी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इसको आपने कॉपी कर लिया, ओके। अब आपको इस प्रकार पेस्ट करना है कि इमेज के फॉर्मेट में, सेम लाइन इमेज के फॉर्मेट में पेस्ट करनी है, तो मैं कंट्रोल ये पेस्ट स्पेशल करूंगा, तो उसको मैं इमेज के फॉर्मेट में भी चेंज कर सकता हूं। फिर आपको ना तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, क्योंकि वो इमेज बन जाएगी। तो ये सभी पेस्ट स्पेशल में होता है, पेस्ट से अलग हो जाएगा, जो कि यहां पर फॉर्मेट को चेंज करके डाटा जो कॉपी होता है उसको पेस्ट किया जाता है। तो कंट्रोल+V इसकी शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंट्रोल+V, न कि कंट्रोल+V। अगला सवाल, यीस्ट में एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। तो ये खमीर जो यीस्ट से एथेनॉल बनता है वो अवायवीय शोषण के द्वारा हो जाएगा, तो अवायवीय करेक्ट हो जाएगा। FCCB की फुल फॉर्म पूछे तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो वो कहां पर है, तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है ये अहमदाबाद गुजरात में है, 1972 में स्थापित हुआ था, इसरो का ये केंद्र है। कौन सा बेमेल है, इस टाइप से पूछा गया था। हैंगिंग गार्डन मुंबई दे रखा था, ईडन गार्डन कोलकाता है, लोधी गार्डन नई दिल्ली है, एक वृंदावन गार्डन मैसूर दे रखा था। तो इसमें से विषम आपको पूछा होगा तो ईडन गार्डन हो जाएगा, जो कि एक स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, बाकी सभी गार्डन है। और ये कहां पर है, वृंदावन गार्डन मैसूर, मध्य डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक है वहां पर है। अगला सवाल देखिए, और राजा राममोहन राय के द्वारा एक और न्यूज़पेपर जिसका नाम है मिरात उल अखबार है, ये 1822 में प्रकाशित किया गया था। तो ये पब्लिश होता था। वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमन राइट्स टीवी चैनल है वो किस देश ने लॉन्च किया है, तो दुनिया का पहला मानवाधिकार टेलीविजन चैनल है वो लॉन्च किया गया है लंदन यूके में। कहां पर, लंदन यूके में 15 जनवरी 2019 का लॉन्च हुआ है। भारत के पीएम के आधिकारिक निवास जिनका नाम है 7 लोक कल्याण मार्ग है, तो ये जो जगह है मार्ग है 7 लोक कल्याण मार्ग है, इनके वास्तुकार कौन है और यहीं पर बना हुआ है प्रधानमंत्री का ऑफिशियल जो निवास है। तो एडविन ल्यूटेंस की टीम में से मूल रूप से रॉबर्ट और रसेल के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, जो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटेन की टीम का हिस्सा थे। ऑप्शन में एडविन ल्यूटेंस था तो करेक्ट करना था। 7 लोक कल्याण मार्ग का अन्य नाम है पंचवटी भी इसे कहा जाता है। आपको पूछ ले राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन है, तो ये भी एडविन ल्यूटेंस और हर्बर्ट बाइकर है। नेक्स्ट में देखिएगा, लाख से अधिक की जनसंख्या वाले नगर निगम में कौन सी समिति की स्थापना की जा सकती है, तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में जो समिति की स्थापना होगी वो वार्ड्स कमेटी हो जाएगी। वार्ड्स कमेटी की स्थापना की जाती है जब वार्ड की जनसंख्या इस टाइप से हो जाती है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO, यहाँ पर तेल चटाएं जो कॉकरोच हैं और अन्य जो कीट है उसमें उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, तो उत्सर्जन अंग आपको पूछा है। मालपीजियन नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जन होता है, मालपीजियन ट्यूब्स हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। एक नेफ्रीडिया होता है उत्सर्जन अंग, वो किसका होता है, अर्थवर्म का होता है, केंचुए का होता है। वर्ष 2018 में 6 लाख करोड़ बाजार पूंजी जो मार्केट कैप है उसके साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी थी, या फिर है 2018 में 6 लाख करोड़ बाजार पूंजी के साथ सेकंड इंडिया की सबसे बड़ी ये एक IT कंपनी TCS हो जाएगी। वर्तमान में TCS का मार्केट कैप है नियरली 12.9 ट्रिलियन हो जाएगा, इसका दुगना यानी 12 लाख करोड़ है। प्रथम स्थान पर रिलायंस हो जाएगी जिसका कुछ 14 से 15 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। सेकंड सबसे बड़ी कंपनी 6 लाख करोड़ 2018 में TCS। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर गोल्ड फाइबर किसे है, फिर 9 डिग्री इस साइड में आपके हो जाएगा जो लक्षद्वीप में मिनिकॉय और कावारती को अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और कावारती को अलग करता है, या फिर मिनिकॉय से कल्पेनी और सुहेल पार को अलग करता है, ये भी आ सकता है। मिनिकॉय से लेकाद्वीप द्वीप समूह को अलग करता है, तीनों केस में 9 डिग्री चैनल है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भारत में फोर्ट है, किला है, तो चेनाब नदी के किनारे हो जाएगा। अखनूर का किला है जो जम्मू कश्मीर में है, अखनूर का किला जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे है। निर्माण किसने कराया है, तो 1762 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था राजा तेग सिंह ने, और 1802 में पूर्ण किया था निर्माण उनके उत्तराधिकारी राजा आलम सिंह ने। तो अखनूर किला चेनाब नदी के किनारे है। अगला सवाल, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल 2018 में दोगुनी क्षमता के साथ अपग्रेड करके दोबारा शुरू किया है, तो ये हो जाएगा आपके अप्सरा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है जो 2009 में बंद कर दिया गया था, वापस 2018 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने दोबारा इसको दोगुनी क्षमता के साथ अपग्रेड करके इसका नाम रख दिया है अप्सरा यू के रूप में पुनर्जीवित किया है। कब किया है, 2018 में। और मैं अप्सरा की बात करूं जो कि 2009 में बंद कर दिया गया था, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो प्रथम रिसर्च रिएक्टर है, बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो प्रथम फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर है एशिया का जिसका नाम है अप्सरा। ये 1956 में स्थापित किया गया था। कहां पर किया गया था, तो ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 1 GB में महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, तो माउंट विंसन की बात करें तो अंटार्कटिका की ये पर्वत चोटी हो जाएगी 4892 मीटर की हाइट पर है माउंट विंसन अंटार्कटिका में। 2019 में स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, बात करूं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे भी से बोला जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस है तो 5 मई को मनाया जाता है। आपको पूछ ले वर्ल्ड हेल्थ डे, सिर्फ विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो ये अलग है, ये दोनों अलग है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, सिर्फ पूछ ले ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, तो ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। माउंट विंसन आध्यात्मिक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्म भूषण किसे मिला है, तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में 2021 में पद्म भूषण किसे मिला, न कि पद्म विभूषण, बहुत से कैंडिडेट हैं पद्म विभूषण किया होगा क्योंकि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दोनों अवार्ड दिए गए हैं आपकी बात। तो 2021 में कल्बे सादिक को मरणोपरांत है वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड मिला जो कि उत्तर प्रदेश में है। और बात करूं पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण है ये भी देख लेते हैं 2021 में जो अवार्ड दिया गया है आध्यात्म के क्षेत्र में, तो मौलाना वहीउद्दीन खान, ये भी ऑप्शन में था तो कंफ्यूज हुएंगे स्टूडेंट। तो ये पद्म विभूषण मिला है आध्यात्मिकता के क्षेत्र में मौलाना वहीउद्दीन खान को। आपको पद्म भूषण पूछा था जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कल्बे सादिक को मिला है, उत्तर प्रदेश से है। और पद्म भूषण 2021 की बात करें तो किनको किस क्षेत्र में दिया गया जरूर देख लेना आने वाले के लिए। चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में,
नरपेंद्र मिश्र को सिविल सर्विस के क्षेत्र में दिया गया है, रामविलास पासवान को दिया गया है, कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा को, तरुण गोगोई को दिया गया है जनसेवा में। कौन से क्षेत्र में दिया गया है ये जरूर लेट करके पूछा जा रहा है। केशुभाई पटेल को भी जनसेवा में सुमित्रा महाजन को भी दिया गया है, और तरलोचन सिंह को जनसेवा में कलवे सादिक जो पूछा गया था, रजनीकांत देवीदास को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। ये तो पद्म भूषण हो गए। और पद्म विभूषण 2021 है, देखिए यहाँ पर शिंजो आबे को जनसेवा के क्षेत्र में, ये स्पेशली जापान से हो गए, यूएसए से हो गए, जो विदेशी हैं, इनका भी देखना आपको। शिंजो आबे जनसेवा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यूएसए से हैं। नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है। एसपी बाल सुब्रमण्यम को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आने के लिए काफी इंपोर्टेंट है डॉक्टर बेले मोनपा हेगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में पद्म भूषण मिला है। जरूर एक बार और रिवाइज कर लेना, मोनपा हेगड़े चिकित्सा। और ये हो जाएगा वहीदुद्दीन खान को आध्यात्म, बीबी लाल को पुरातत्व के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में सुदर्शन साहू को। नेक्स्ट देखिएगा धमेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था। धमेक स्तूप जो कि एक बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप हो जाएगा, तो ये मौर्य वंश के द्वारा अशोक के काल में निर्मित किया गया था 500 सीई में। और कहां पर है, तो ये सारनाथ में स्थित है, उत्तर प्रदेश सारनाथ में है धमेक स्तूप। कालबेलिया किस राज्य का लोक निर्माण है, ये भी देख लेते हैं 2021 में। पंचायत के विकास हेतु 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो कहां से शुरुआत की गई है, तो ये 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष जो योजना है रेनबो, इस प्रकार से एग्जैक्ट सवाल था। इसकी शुरुआत हरियाणा से की गई है। 26 जनवरी 2018 को 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो की शुरुआत की गई है। प्रथम जो टॉप पर रहा है वो अंबाला रहा है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट देखिएगा नेशनल हाईवे फर्स्ट कहां से कहां तक है, तो ये ओल्ड का आपको पूछा है। जो ओल्ड नंबरिंग में नेशनल हाईवे फर्स्ट है वो न्यू दिल्ली से लेकर अटारी, जो पंजाब में अटारी है, तो न्यू दिल्ली से अटारी तक है, 456 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अभी वर्तमान में जो नेशनल हाईवे फर्स्ट जो न्यू वाला है वो कहां से कहां तक है, तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्य है, 534 किलोमीटर डिस्टेंस है इसकी। 2021 में आध्यात्मिक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स हो जाएंगे। एक सवाल पूछा गया था अक्षांश और देशांतर रेखा के मध्य कौन कितना होता है, थोड़ी लैंग्वेज अलग थी वैसे। 90 डिग्री का कौन रहता है इनके मध्य। उदय यू कॉइन्स के प्रोत्साहन के लिए चलाया गया था, तो ये अस्पष्ट लैंग्वेज। बाकी कॉइन्स का तो सवाल पूछा गया था, ये उदय यू था या फिर अन्य था, वो एग्जैक्ट सवाल नहीं मिला। जिन भी स्टूडेंट को याद है तो मैं पीडीएफ में अपडेट कर दूंगा, जरूर बताना। ये क्रिप्टो करेंसी का एक पूछा हुआ सवाल है। एक सवाल था भारत में महंगाई भत्ता की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है, क्या ऑप्शन थे, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। हो गया, क्रेडिट कार्ड है, इन सभी की डिटेल है फोन के जरिए जो आपको बिना बताए एक तरीके से चोरी की जाती है। पासवर्ड वगैरह आपकी एटीएम की डिटेल है वो फिशिंग कहलाती है। ये क्या कहलाता है, इसे फिशिंग बोला जाएगा, साइबर क्राइम में जो फिशिंग। अगला सवाल लिखिएगा व्हाट इज फर्स्ट मैन मेड फाइबर, आपको पूछा है मानव निर्मित फाइबर पहला कौन सा है। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर अलग होता है, मैन मेड फाइबर अलग होता है। तो मानव निर्मित यहां पर पूछा गया है तो रायन हो जाएगा। तो रायन ये प्रथम मानव निर्मित फाइबर है, 1892 में है। मानव निर्मित का मतलब क्या हो गया, जो भी नेचुरल पॉलीमर्स है, जैसे जो रेशम हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, ये नेचुरल फाइबर है, पॉलीमर है, इनके द्वारा जो फाइबर बनाया जाता है इनको अलग करके डिस्टिंग्विश करके, तो वो हो जाएगा मानव निर्मित। और जो सिंथेटिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं, वो केमिकल्स से लैब में बनाए जाते हैं, वो अलग हो जाएंगे मशीनों की सहायता से। जैसे कि नाइलॉन है ये प्रथम सिंथेटिक फाइबर है, और रेयन है ये प्रथम मानव निर्मित फाइबर है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर नेशनल टेक्नोलॉजी डे किसकी स्मृति में मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनए हो जाएगा। एनए की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी हुई है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगी एनए की फुल फॉर्म। नेक्स्ट सवाल कर मूव करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है चींटी के डंक में, आपको पता है फॉर्मिक एसिड होता है, एग्जाम आता रहता है। चींटी के डंक में कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। तो इस योगी मानधन योजना का आपको उद्देश्य पूछा है, तो उद्देश्य हो जाएगा असंगठित क्षेत्र के जो कामगार श्रमिक हैं उनको एक पेंशन देना है, जिसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को की गई थी। और इनकी मासिक आय 15,000 रुपया उससे कम होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र के कामगार श्रमिक जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक, मौजी, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले जो नौकर हैं, ईंट भट्टा कामगार आदि आ जाते हैं। तो इनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के मध्य की आयु सीमा होनी चाहिए। और कितने रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी, तो लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपए की पेंशन धनराशि ये प्रत्येक महीने दी जाएगी। 18 साल की आयु के श्रम योग्यों को प्रतिमाह 55 रुपए की धनराशि का प्रीमियम जमा कराना होगा। 18 साल की उम्र में 18 से 40 वर्ष तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद 60 साल के बाद मिलेगी। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा धर्म परंपरा से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म में जो बोधिसत्व है वो महायान आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी धर्म परंपरा से संबंधित है, महायान करेक्ट है। बोधिसत्व राज्य में ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये त्रिपिटक में आ जाते हैं। धर्म है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, त्रिपिटक के अंतर्गत ये 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये सुत्त पिटक में भी कि विदिक निकाय किसका भाग है, तो सुत्त पिटक का है। मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, 5 अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, ये सुत्त पिटक के भाग है। एग्जाम यहाँ पर पूछा हुआ सवाल है सुत्त पिटक से। अगला नदी की सहायक नहीं है, तो कृष्णा के सहायक इनमें से जो ऑप्शन थे मूसी, घटप्रभा, तुंगभद्रा, मंजीरा। तो मंजीरा कृष्णा के सहायक नहीं है। मंजीरा कौन सी नदी की ट्राइब्यूटरी है, तो ये गोदावरी नदी की सहायक है मंजीरा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कृष्णा में शामिल होने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां है उसमें घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा है, तुंगभद्रा और मूसी नदी हो जाएगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर है, जनक है, वो हो जाएंगे जोहन मेनार्ड कीन्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं। अभी एक माइक्रो है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो ये दोनों शब्द है माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र के जो शब्द हैं वो पहली बार 1933 में रगनार फिशर के द्वारा गढ़े गए और इस्तेमाल किए गए थे। ये तो हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर। आपको पूछ ले फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो अल्फ्रेड मार्शल करेक्ट हो जाएगा। विनय पिटक, सुत्त पिटक ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये विकसित किया गया था। तो तेजस जो जेट लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, इसको विकसित किया गया था HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। विमान का नाम तेजस है, वो 4 मई 2003 को उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। फर्स्ट फ्लाइट इसकी 2001 में थी। अगला सवाल देखिएगा 2014 में गंगा नदी के प्रदूषण उन्मूलन, संरक्षण और कायाकल्प के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई गई थी 2014 में गंगा नदी को साफ करने के लिए, तो नमामि गंगे योजना हो जाएगी, जिसकी शुरुआत 10 जुलाई 2014 को हुई थी। मंत्रालय है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय हो जाएगा। इस योजना के तहत शुरुआत में 2037 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा कौन सी राशि को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है। भरपूर पोषक तत्व हो जाए तो उसे कहेंगे सुपोषण हो जाएगा। तो ये सुपोषण की आपको परिभाषा दे रखी थी, पूछा था किसी जलाशय है जैसे कि यहाँ पर झील हो गई, लेक्स हो गई, तो न्यूट्री या पोषक तत्व अधिक हो जाए, समृद्ध हो जाए तो उसे सुपोषण कहा जाता है। और बाकी यदि जलाशय में जिसका पोषक तत्व का लेवल है वो कम हो जाए, यानी सबसे लोअर लेवल पर आ जाए, तो उसे बोलेंगे ओलिगोट्रॉपिक हो जाएगा। मेजोट्रॉपिक है वो मीडियम लेवल का रह जाएगा। और सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधे और शैवाल का विकास होता है।
गुजरात में है। अन्य जो पोर्ट जिनका नाम चेंज हुआ है, कोलकाता पोर्ट है, पोर्ट ऑफ कोलकाता का नाम हो गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ये नाम चेंज हुआ है। बाकी जो नाहवा शेवा पोर्ट है इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। एनोर पोर्ट का जो ऑफिशियल नेम है वो है दोस्तों कामराजर पोर्ट लिमिटेड। अगला सवाल लिखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है। तो ये जो डांस और संबंधित राज्य के ऑप्शन दिए गए थे, उत्तराखंड का एक तपाली दे रखा था, असम का बिहू था, छत्तीसगढ़ का डाबला, गुजरात का गरबा। कौन सा गलत है? इसमें उत्तराखंड का तपाली नहीं है, तपाली जो डांस है वो छत्तीसगढ़ का है। साथ ही साथ अन्य विकल्प सही थे, असम है, असम का बिहू हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में डाबला भी है, गुजरात का गरबा है। ये देख सकते हो छत्तीसगढ़ में ये सभी डांस, जैसे कि ये डागला ऑप्शन था, ये डागला है, डाबला नहीं डागला था, और टप्पाली है ये उत्तराखंड दे रखा था जो कि छत्तीसगढ़ होना चाहिए। असम में बिहू बिछुआ ये असम के हैं, बागरुम्बा वगैरह। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है मक्का भी है, तो गेहूं यहाँ पर खरीफ की फसल न होकर एक रबी की फसल है। खरीफ की जो प्रमुख महत्वपूर्ण फसलें जिनका उदाहरण मक्का, ज्वार, बाजरा, धान जो चावल है, मूंग, मूंगफली है, तुअर है, कुल्थी है, जूट है, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, सन, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है? तो जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। रबी की फसलों में गेहूं, जो, जई, राई, सरसों, अलसी, ये सभी रबी की फसलें हैं। किस पोर्ट या जो बंदरगाह है उसका नाम इसमें एक यूआरएल में आर का रिवर्स करके दे रखा था जो गलत था। आर का मतलब रिसोर्स है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगी इसकी सही। फैक्स की क्या हो जाएगी? फिशमाइल हो जाएगी। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। अगला सवाल लिखिएगा कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, ये पूछा है। तो खरीफ की फसल में सल्तनत काल में दिल्ली का सबसे ज्यादा विस्तार, यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दिल्ली का जो सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है वो किस दिल्ली सल्तनत के जो शासनकाल रहा है वो समय कौन शासक थे? तो वो रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली का क्षेत्रफल सबसे अधिक था, तो मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट हो जाएगा। इनका अन्य नाम जोना खान भी है और इनका शासनकाल रहा है 1325 से 1351 तक। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के रिगार्डिंग अन्य फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, इस जैसे सवाल बन जाए जैसे कि सबसे लंबा शासनकाल किस डायनेस्टी का रहा है दिल्ली सल्तनत में? सबसे लॉन्गेस्ट जो शासनकाल रहा है वो तुगलक वंश का रहा। किस वंश का? तुगलक वंश का रहा है। और सबसे ज्यादा जो लंबे समय तक कौन से सुल्तान, कौन से शासक ने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासनकाल किस शासक का पूछ ले? वंश का तो तुगलक हो जाएगा। स्पेशली यदि रूलर का पूछ ले तो बहलोल खान लोधी हो जाएंगे, उनका सबसे अधिक 38 वर्ष रहा था। अगला सवाल चंद्रगुप्त मौर्य के समय अधिकारियों के जो अध्यक्ष हैं उनका वर्णन किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अध्यक्ष हैं उन सभी का वर्णन है वो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया था। कौटिल्य का अन्य नाम है चाणक्य या विष्णुगुप्त है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय किसान नीति की संकल्पना को मंजूरी कब दी गई थी? तो राष्ट्रीय किसान नीति 2007 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एक सवाल जो मिस है, टोटल 37 है, ये 38 है, ये काउंट नहीं हो पाया है, तो 38 सवाल हो गए हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है वो 1839 में कोलकाता में हुई थी। किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये स्थापना की गई थी 1839 में, और इसका बाद में विलय हो गया था 1859 में, ब्रह्मा समाज में विलय हो गया था। तो ये पूछा गया तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी। रक्त में, ब्लड में जो शुगर है, शर्करा है, उसका नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो रक्त में शर्करा का नियंत्रण है वो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल हरियाणा के किस जिले में न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रस्तावित है? तो हरियाणा के यहाँ पर फतेहाबाद जिले में गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है, ये प्रस्तावित है, जिसका शिलान्यास किया गया था 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा 1933 में पाकिस्तान का नाम है वो किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा गया था 28 चलाया था, तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। तो डेरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की थी। शिशु मृत्यु दर से आपको पूछा गया था इसकी परिभाषा से, तो शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष से कम उम्र में मरे गए बच्चों की शिशुओं की जो संख्या है वही शिशु मृत्यु दर।